1983 में कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से खुदा से कम्युनिकेट किया जा सके। उसके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया जिसमें एक शख्स की ज़रूरत थी, और उन साइंटिस्ट के हिसाब से अगर इंसान के पांचों सेंसेस ख़त्म कर दिए जाएं, यानी कि सुनना, बोलना, सूंघना, देखना, टच करना, तो इससे चांसेस हो जाते हैं कि आप खुदा से कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहां पे वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। उसके बाद एक बहुत ही बूढ़े शख्स को अपॉइंट किया गया, जिनकी ज़िंदगी में कहा जाता है कि कुछ बचा ही नहीं था। तो उन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को साइंटिस्ट के हवाले कर दिया कि चलो मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लो। एक छोटे से, एक्चुअली एक बड़े इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद उनके तमाम सेंसेस ख़त्म कर दिए गए और फिर वो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कहा जाता है कि पहले 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। 3rd डे के बाद चीज़ें सामने आना शुरू हुई। कहते हैं कि वो शख्स जिनके सारे सेंसेस ख़त्म करके एक रूम में आइसोलेट कर दिया गया, 4th डे अजीब सी एक जो ज़बान उनको आती थी, अंग्रेज़ी या जर्मन या रशियन व्हाटएवर, उसमें उन्होंने बोलना शुरू किया कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि वो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अजीब जिब्रिश नुमा ज़बान में समझाने की कोशिश की साइंटिस्ट्स को, जिसमें साइंटिस्ट ने ये समझे कि चूंकि आइसोलेशन में है, सारे सेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, तो शायद थोड़ा बहुत दिमाग गेम खेल रहा हो। उन्होंने इस बात को हश हश कर दिया। 2 दिन के बाद उसी पेशेंट ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी मरी हुई बीवी की आवाज़ आती है, और यही नहीं कि सिर्फ आवाज़ आती है बल्कि मैं भी उससे बात करता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा मामला सीरियस होना शुरू हुए। साइंटिस्ट को लगा कि शायद हम कुछ एक ऐसे वर्ज पे आ गए हैं कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी डिस्कवरी होगी। थोड़े दिन और गुजरे। उसके बाद उसी बूढ़े शख्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे बीवी के अलावा भी बहुत सारे मरे हुए लोग दिमागी तौर पे नज़र आते हैं। मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुन पाता हूं, यहां तक कि इस फैसिलिटी में मौजूद जितने भी साइंटिस्ट थे, उनके जितने भी तमाम वो लोग जो इंतकाल कर चुके थे, उन तक के बारे में उस बूढ़े शख्स ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। यहां तक कि वो बातें बताई जो उनके बीवी, माँ बाप, जो बिल्कुल ही करीब तरीन रिलेशनशिप होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो सिर्फ बहुत ही करीबी लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो वाली बातें उसने बताना शुरू की। जब ये वाकया इस तरह की नौयत इख्तियार कर गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें से जो है वो डर के मारे उस एक्सपेरिमेंट से ही, उस फैसिलिटी से ही गायब हो गए। उसके बाद जो चंद साइंटिस्ट बचे जिनका ये मानना था कि हम शायद उस डगर पे आ गए हैं, उस बॉर्डर लाइन सिचुएशन पे आ गए हैं कि हमारा अब किसी भी पॉइंट पे खुदा से कांटेक्ट हो जाएगा। वहीं पे जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं
तो फिर नेचर भी अपनी ताकत दिखाती है। वो शख्स जो आइसोलेशन में था, अब उसके बातें, उसकी आदतें, उसकी हरकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। एक पॉइंट पे आके वो ये कहने लगा कि जो लोग जिनसे मैं बातें कर रहा हूं, जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, जो कि मर चुके हैं असली में, वो मुझे अब आके हॉन्ट कर रहे हैं और मुझे दोज़ख के बारे में बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस दुनिया को खुदा ने छोड़ दिया है। ये बात एक ऐसी थी जिसपे जो साइंटिस्ट थे वो जरा रुके। अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। ये शख्स एक जगह पे बैठा सिर्फ 5 घंटे तक नो हेवन नो फॉरगिवनेस ये 2 अल्फाज बोलता रहा कंसेक्यूटिवली, यहां तक कि वो पॉइंट आ गया कि उस पेशेंट ने पहले ये रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज कोई नींद की गोलियां, कोई ऐसी दवा दे दे जिससे मैं सो जाऊं और ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इन डेड लोगों से, ये ना हो सके, मुझे आराम मिल जाए। नहीं हो सका। उसके बाद वही शख्स चीख चीख के इल्तिजा करने लगा कि मुझे मार दिया जाए। तब भी साइंटिस्ट ने वो कदम नहीं उठाया। उसके बाद उसी पेशेंट ने, वो उस हालत में आ चुका था कि अपने ही आप को काटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अपने हाथ के, अपने पैर के बड़े बड़े चंक्स उसने काट लिए ताकि वो मर जाए। ये हालत देख के साइंटिस्ट फौरन उस चैम्बर में गए जिसमें उसको आइसोलेट किया हुआ था। उसको जाके बांधा गया और एक कुर्सी से उसको बिठा दिया गया बांध के। कहते हैं कि जैसे ही उसको कुर्सी पे बिठाया, वो एक छत की तरफ, एक मखसूस पॉइंट की तरफ देखता रहा। फिर वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार साइंटिस्ट कर रहे थे। ये शख्स जो पिछले 2 हफ्ते से उस कुर्सी पे बंधा हुआ था, जिसको मैन्युअली जाके हाइड्रेट किया जा रहा था, अब बिल्कुल सुन उस कुर्सी पे बैठा और अपनी गर्दन मोड़ के उस साइंटिस्ट की तरफ देखता है जो उस फैसिलिटी में उस वक्त मौजूद था, और उसकी आंखों में देख के कहता है कि आई हैव स्पोकन विद गॉड एंड ही हैज अबैंडन्ड अस। और ये कहने के बाद उसकी सांसें रुक गईं और उसका इंतकाल हो गया। याद रहे कि इस शख्स की तमाम सेंसेस खत्म कर दी गई थीं। ना वो सुन सकता था, ना बोल सकता था, ना स्मेल कर सकता था, ना टच कर सकता था, और ना ही देख सकता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स जो एक ऑपोजिट जगह पे देख रहा था, अचानक अपनी गर्दन पलटता है और उस साइंटिस्ट के साथ आई कांटेक्ट करता है, जिसका एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था। उसने ऐसा क्या देखा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ?
वो उसी की मौत के साथ उसके साथ दफन हो गया। आजकल का टाइम भी कुछ ऐसा है कि जो ना हो वो कम है, और जो हो कुछ हद तक वो इम्पॉसिबल भी होता है। जैसे कि 2020 में किसी ने सोचा था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आप अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे, यहां तक कि रिश्तेदार आपस में नहीं मिल पाएंगे, बड़े बड़े त्योहार कैंसिल हो जाएंगे। वो शहर जो लोगों से भरे रहते हैं बिल्कुल खाली और खामोश हो जाएंगे। एक फिल्म आई थी आई एम लेजेंड नाम की, विल स्मिथ उसमें थे। उसमें कुछ इसी तरह का ही चक्कर दिखाया गया था कि एक वायरस दुनिया में आता है और उस वायरस की वजह से दुनिया में जो मेजर पॉपुलेशन है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है। और उस फिल्म में विल स्मिथ वाहिद सर्वाइवर होते हैं पूरी दुनिया में। कई महीनों बाद जाके पता चलता है कि वो वाहिद नहीं थे, बल्कि और भी कुछ लोग बचे थे उस दुनिया में। लेकिन जो दुनिया की तस्वीर उस फिल्म में पेश की गई थी वो कुछ हद तक हमने देखी भी। न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर खामोश, लंदन जैसा बड़ा शहर गुप अंधेरे में, यहां तक कि कराची जो कभी नहीं सोता उसको भी मैंने अंधेरे में डूबा हुआ देखा। ऐसे ही एक के बाद एक अजीब और गरीब वाकयात इस साल हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक्चुअली एक और दुनिया में वाकया पेश आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, और टिल डेट कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो था मलेशियन एयरलाइन जो कि गायब हो गया। उसकी हर साल कोई ना कोई उड़ती हुई एक खबर आती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सच नहीं, और वो जहाज टिल डेट कहां है, किधर गया, उसके पैसेंजर्स को क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जहां पे जहाज जाते हैं और गायब हो जाते हैं, शिप्स जाती हैं तो गायब हो जाती हैं, और ये कहा ही नहीं जाता बल्कि किताबों में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में ये वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं। इस जगह को बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिर्फ बर्मुदा ट्रायंगल ही नहीं, कुछ उस जैसी और भी जगहें मौजूद हैं इस दुनिया में, छोटे छोटे पॉकेट्स जो नो गो एरियाज डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों उस जगह को नो गो एरिया कहा गया, या तो वो एक सीक्रेट बेस है एस्टेब्लिशमेंट की, जो भी उस ममालिक के करता धरता लोग होंगे, या फिर वो एक ऐसी जगह है जहां पे सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इंसानों को दूर रखा जाता है, या फिर
कोई और ही हकीकत है जिस पे पर्दा डाला जाता है जनाब। शुरू में हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो अपने प्रोग्राम का आगाज भी हम एक ऐसे वाक़े से करते हैं जिसका थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से भी ताल्लुक है। ये वाक़या एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ पेश आया इस्लामाबाद में। नई उनकी अभी शादी को 2-3 साल ही हुए थे, तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उनकी जॉब थी वहां पे, आई थिंक F10 या E11, इन दोनों में से कोई एक सेक्टर था जिसमें उनका घर था। अपनी बेगम के साथ वो उधर शिफ्ट हुए। थोड़े दिन के बाद ही जो है वो खुशखबरी की न्यूज मिल गई कि भाई चल उनकी बेगम एक्सपेक्ट कर रही हैं। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा इनके घर औलाद हो गई। अब दोनों मियां बीवी वर्किंग पेरेंट्स थे, तो थोड़े अरसे के लिए तो बेगम ने सैक्रिफाइस की अपनी जॉब। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो 2-3 साल का हुआ, तो वालिद ने और वालदा ने डिसाइड किया कि एक ग्रैनी या नैनी या जो भी केयर टेकर हैं उनको रख लेते हैं, ताकि ये दोनों जॉब कर सकें और फिर बच्चे का भी कोई ख्याल रख सके। इसी दौरान में इन्होंने अपना घर शिफ्ट किया। ऑब्वियसली जब फैमिली बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जगह चाहिए होती है आपको, तो उन्होंने अपना घर थोड़ा सा बेहतर लोकेशन पे, थोड़ा सा बड़ा सा, जैसे इस्लामाबाद में आप लोग जानते हैं, ले लिया। जिस घर में वो शिफ्ट हुए, उस घर के जो मालिक मकान थे वो नीचे ही रहते थे। सिर्फ एक बूढ़ा बूढ़ी, उनके कोई बच्चे नहीं, पाकिस्तान में नहीं थे, सारे बाहर रहते थे और वो ही दोनों बेचारे इधर रहते थे। तो उनको भी इनका सहारा मिल गया, इनको भी एक सहारा मिल गया कि चलो कोई अगर घर में ना हो तो एटलीस्ट ये दो मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत निगरानी रख सकते हैं। खैर ये चले जाया करते थे और फिर वापस जैसे एक रूटीन होता है कि आ जाया करते थे अपने दफ्तर से, फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। थोड़े दिन के बाद उनकी नैनी ने जो है कहा कि भाई मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे अपने घर जाना है अपने बच्चों के लिए मिलने मिलाने। उन्होंने कहा ठीक है। इन दोनों माँ बाप ने जो है, क्योंकि इनके साल की वो छुट्टियां बची हुई थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी एक काम करते हैं, अपना अर्थ निकलते हैं और नैनी जो है वो चली जाएगी अपनी छुट्टी पे। दोनों चले गए, वो अपने रास्ते चले गए, माँ बाप और बच्चे को लेके वो अपना अर्थ चले गए। कहते हम लोग नथिया गली का प्लान किया हुआ था, हम नथिया गली पहुंच गए। वहां पे एक कॉटेज उन्होंने रेंट आउट किया और 3-4-5 दिन के लिए वो लोग उसका पैसे वैसे दिए उन्होंने। उनका बस हम अब इधर रहेंगे 5-6 दिन, 1 हफ्ते के लिए, जितना भी। अपने साथ एक बेबी मॉनिटर होता है जो अक्सर अब बहुत जरूरी हो गया, और उस वक्त ज्यादा जरूरी हो गया कि अगर आप लोग ऊपर नीचे रहते हैं या आपका किचन नीचे है और आपके बच्चे का रूम दूर है, और अगर आपका बच्चा रूम में है, सो रहा है, या फिर आप उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक्सेस होता है, आप देखते रहते हैं अपने मोबाइल पे। तो वो अपने उसके साथ ले गए। इनका हम लोग अपने रिलैक्स करने जा रहे हैं, तो बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन था उस कॉटेज में। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चे को सुला के मॉनिटर लगा के अपना बाहर जितनी भी जगह वॉक करने की या चाय पीने की, जो भी ग्रिल करने के लिए, हम ये कर लिया करेंगे, और साथ साथ बच्चे पे भी नजर रहेगी कि वो जागा तो नहीं, उठा तो नहीं। अब कहते हैं 1-2 दिन तो गुजरे, हमें थोड़ा बहुत ये महसूस होना शुरू हुआ कि इस पूरे इलाके में हमारे अलावा भी कोई है। खैर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो अक्सर लोग जो है वो जंगलों के रास्तों से ही ऊपर नीचे करते हुए अपने अपने मकानों की तरफ जाते हैं।
तो इनको लगा कि हो सकता है इसी तरह ही हूं। कहते हैं 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मैंने और मेरी बेगम ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर गार्डन में बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू का सारा सामान वहां मौजूद था, बस गोश्त वगैरह जो मसाले वसाले होते हैं वो लेके आए। इन्होंने बच्चे को सुलाया, मॉनिटर ऑन किया और अपना ग्रिल करना शुरू कर दिया। कहते हैं अब मुझे मॉनिटर मेरे बराबर में था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बच्चा उठा है, जैसे वो बातें कर रहे हैं। कहते मैं फौरन उठा, भागा कमरे में, तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा असल में उठा हुआ था और बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे खिड़की की तरफ देख रहा है। खिड़की के उस पार ऑब्वियसली एक तो अंधेरा था, ऊपर से पहाड़ी इलाका था, तो खाई और पहाड़ थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उठ के उसने देखा होगा कि ये कौन सी जगह है, जो बच्चे यूजुअली होता है नई जगह पे आके। कहते मैंने उसको फौरन सुलाया, वो सो गया। मैं वापस अपनी बेगम के पास आया, उसको बताया कि वो बच्चा उठ गया था तो मैंने सुला दिया, फिक्र नहीं करो। अभी आधा पौना घंटा ही हुआ था कि दोबारा से मुझे अपने बच्चे की आवाज आना शुरू हुई उस बेबी मॉनिटर में से। कहते फिर मैं गया भाग के। कहते मैंने दरवाजा खोला ही जैसे, तो मुझे लगा कि मेरा जो बच्चा है वो किसी से बात कर रहा था। और बात क्योंकि बच्चे की उम्र कोई 3-4 साल थी, तो वो कोई ये भी नहीं कि प्रॉपर बड़ों की तरह बात कर रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा था कि वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है बाकायदा। कहते मुझे उस वक्त तक कोई शक नहीं हुआ, मुझे लगा कि जाग गया है तो जाहिर है रो रहा होगा, या रोते रोते, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रोते नहीं है, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, अम्मा अब्बा इस तरह कर रहे होते हैं। कहते मैं फिर बैठ गया उसके साथ और उसको सुलाने की कोशिश करने लगा। अब कहते हैं मैंने फील करना शुरू किया कि मेरा बच्चा बेचैन हो रहा है। मुझे हुआ कि नई जगह है, चीजें अपने हिसाब से नहीं हैं, बच्चा अपने कमरे में नहीं है, बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस हैं, तो हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा। खैर थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर सो गया। अब ये वापस आए, इतनी देर में खाना वाना जो है वो ग्रिल्ड हो चुका था। बैठे आके खाने की टेबल पे खाना खाना शुरू ही किया कि बेबी मॉनिटर पे फिर आवाज आना शुरू हुई। लेकिन इस दफा उस बच्चे की आवाज के साथ किसी और की भी आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई तकलीफ में हो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे के साथ खेल भी रहा है और इन वालिदैन से भी बात करने की कोशिश कर रहा है। कहते उस वक्त मेरी वाइफ फौरन भागी कमरे में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आ गया हो, चोर आ गया हो, फलाना ढिमकाना। कहती उसने दरवाजा खोला है और कहती दरवाजा खोलते ही उसने अपने बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा जो है वो सो रहा था। लेकिन बच्चे के बिस्तर के पीछे जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और उस खिड़की के बाहर एक शख्स खिड़की पे दोनों हाथ रख के ऐसे झांक रहा था अंदर। और कहते हैं मेरी उनकी आंखों के सामने ही वो शख्स जो भी था वो एकदम से नीचे झुका है। इस बेगम ने जो है वो शोर मचाया कि कमरे में कोई है। कहते हैं हमारे दोस्त साहब पहुंचे, फौरन लाइटें वाइटें ऑन की, खिड़की की तरफ गए, खिड़की खुली हुई थी, झांके तो देख के हैरान रह गए
कि खिड़की के नीचे तो सिर्फ और सिर्फ खाई थी, वहां कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। अब ये जैसे ही पलटे हैं तो इन्होंने अपने बच्चे के बिस्तर पे बाकायदा खून के निशान देखे, और वो खून के निशान इस तरह थे जैसे कोई शख्स चल कर खिड़की से उस बच्चे के बिस्तर तक आया है और फिर वापस खिड़की की तरफ गया है और फिर नीचे गया है। बस सुबह होते ही उन्होंने वो कॉटेज खाली किया और जैसे तैसे करके वापस अपने घर इस्लामाबाद चले गए। April 1986 का एक नॉर्मल दिन जहां माएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही, फिर हस्बैंड्स या वाइफ्स जॉब के लिए निकल रहे, कम्युनिटी आपस में मिल रही, बगैर ये जाने कि चंद घंटों बाद उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दुनिया इस डिजास्टर को इंसान की तारीख का सबसे खतरनाक डिजास्टर कहती है, जिसे द चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। (1986) 26 अप्रैल को इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया, ना कि सिर्फ यूक्रेन, पूरी दुनिया एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है, एक ऐसे स्टैंड स्टिल पे आ जाती है कि सबको अपना आने वाला जो सेकंड है उसका नहीं पता होता। इस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर उस वक्त मसला शुरू हुआ जब रिएक्टर नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद इस फैसिलिटी को 7 की रेटिंग दे दिया गया एनर्जी एक्सीडेंट्स के अंदर, जो कि सबसे हाई लेवल इमरजेंसी का नंबर है, जिसमें पूरी दुनिया अटेंटिव हो जाती है। खैर, ये सारा मसला मसाइल चल रहा था और इर्द गिर्द के जो टाउन बनाए गए थे उस फैसिलिटी के लिए, लोगों के जो काम करते थे उनके लिए, वहां पे मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इक्वेशंस आ गई, मिलिट्री आ गई, सारी रिसोर्सेज यूक्रेन की, यूएसएसआर की चेरनोबिल पे लग गई, पूरी दुनिया की नजर चेरनोबिल पे लग गई क्योंकि सबकी जान को खतरा हो गया था, वैसे ही जैसे आजकल हुआ हुआ है। इसी दौरान एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इस सारे रेस्क्यू मिशन में, जिसका काम यह था कि बड़े बड़े बोरे भर के बोरॉन से, मट्टी से
वो तेजी से उस पावर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर से गुजरता और उसके ऊपर फेंकता ताकि वहां जो लगी आग है उसको किसी तरीके से काबू पाया जा सके, क्योंकि जब तक वो आग रहेगी वो जगह मेल्ट होती रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आया था कि जिसमें जमीन का कोर तक नजर आना शुरू हो गया था, और खौफ यही था कि अगर जमीन इतनी मेल्ट हो गई कि उसके कोर तक ये सारे एलिमेंट्स चले गए, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर को ये टास्क दिया गया कि आप इस रिएक्टर के ऊपर से जाएं, तेजी से गुजरें और जो भी आपके पास जितने भी बैग्स हैं वो आप डंप करते रहें उसके ऊपर। उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स और एक सार्जेंट था। सार्जेंट ने अपना हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला। जैसे जैसे वो न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब पहुंचते गए वैसे वैसे उसको ये अंदाजा हो गया कि ये जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये जानलेवा तो है ही, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि इस रेडिएशन से क्या असर होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से जो हेलीकॉप्टर है वो पूरा हिल गया। ऐसा हिला कि सार्जेंट उन बैग्स पे जाके गिर गया जो कि सैंड से भरे हुए थे। इसको लगा कि शायद ये पायलट्स की गलती है। उठा, गुस्से में कॉकपिट की तरफ गया। जैसे ही पायलट्स का दरवाजा खोला है कि उनको जरा सुनाए, तो उनकी हालत देख के ये और परेशान हो गया। कहते हैं कि वो पायलट जो हैं वो हक्का बक्का एक दूसरे को देख रहे थे और एक मखसूस जगह की तरफ इशारा कर रहे थे। जब इस सार्जेंट ने उस जगह पे देखा तो मंजर ही कुछ अलग था। कहते हैं कि धुआं ही धुआं था, धुएं के काले बादल थे। नीचे उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर लोग नजर आ रहे थे जो रेस्क्यू मिशन में काम कर रहे थे, लेकिन एक अजीब व गरीब मखलूक दिखाई दे रही थी। ऐसी मखलूक जिसके 20 फुट से भी ज्यादा बड़े पर थे, रंगत बिल्कुल काली, आंखों में चमक जैसे लाल रंग और दांत ऐसे जैसे शार्क जैसे। और ये जो भी मखलूक थी ये इनके जहाज से टकराई थी, इस हेलीकॉप्टर से टकराई थी, जिसकी वजह से ये सब मामला हुआ। और देखते ही देखते उन काले बादलों में वो गायब हो गई। ये वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये सब होते हुए देखा, लेकिन ये आखिरी शख्स जरूर था। ये सारे वाकयात 1986 में हुए जब चेरनोबिल का ये वाकया हुआ। इससे कोई पीछे 6-7 साल पहले चले जाते हैं, 1977 से 82 तक, जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बन रहा था। तो यहां पे काम करने वाले ये शिकायत करते थे कि जब भी हम इस पावर प्लांट से जॉब करके बाहर निकलते हैं तो हमें एक अजीब सा शैडोई फिगर नजर आता है। कुछ ने ये तक कहा कि एक बहुत बड़ी सी बर्ड नजर आती है जो अक्सर उन दरख्तों पे होती है जो इस फैसिलिटीज के आउटस्कर्ट में थे। यहां तक कि ये बात उस वक्त ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई जब उसी फैसिलिटी की एक खातून जो अपनी
जॉब ख़त्म करके घर की तरफ जा ही रही थी, पार्किंग की तरफ जा रही थी, कि उनकी गाड़ी के ऊपर ये मखलूक पाई गई। और वो भागती हुई वापस सिक्योरिटी रूम में आई और वहाँ पे ये एक हवा बन गया और ये एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम साबित हो गई। लेकिन उसके बाद वहाँ की फैसिलिटीज के जो भी लोग थे उन्होंने इसको थोड़ा सा हश किया, छुपाया और आगे की तरफ काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक नया मसला शुरू हुआ जब वहीं के काम करने वाले शदीद बीमार पड़ने लग गए। और बीमारियां ऐसी कि जो प्रिसाइसली उस दफ्तर में काम करता सिर्फ वो ही बीमार होता। यहां तक कि लोग अपनी जॉब पे लेट आना शुरू हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया वहां की मैनेजमेंट के लिए। बाद में इन सारी चीज़ों को रद्द किया गया और एक साइंटिफिक लॉजिक दी गई कि चूंकि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी रेडिएशन की वजह से आप सब ये हेलुसिनेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की यूएसएसआर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तक इसमें इन्वॉल्व हो गई। उसने उन वर्कर्स के घरों तक कॉल कर करके बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये वाकया होता है उसके 5 साल के बाद, जब 1997 में एग्जैक्टली 11 साल बाद इस चेरनोबिल डिजास्टर के बाद इस जगह को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। यहां तक कि जो इतना बड़ा शहर आबाद किया था सिर्फ इस फैसिलिटी की वजह से, वो आज तक खाली पड़ा हुआ है। आज तक कहा जाता है कि वो एरिया कंटेमिनेटेड है। आज तक उस एरिया से रेडिएशन निकलती है। वो अभी तक लोगों के रहने के लिए जगह नामुनासिब है। 1997 में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की टीम को, रिसर्चर्स को भेजा गया कि जाके रिसर्च करें कि क्या ये जगह अब रहने के लायक है, काम के लायक है, रेडिएशन कम हुई कि नहीं हुई। वो टीम का कहना यह है कि जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां पे हमें शुरू में अपने नाइट विजन गॉगल्स से ये विजन्स नजर आए कि कोई सामने खड़ा है, और जैसे ही हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, आगे जाके बात करने की कोशिश करते, तो वो आंखों के सामने गायब हो जाते। यहां तक कि एक प्रोफेसर कहता है कि मैं उस फैसिलिटी के एक प्रिसाइसली जगह पे चला गया, अभी मैं वहां पे रिसर्च कर ही रहा था कि मुझे अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हुई। ऐसी आवाजें कि जैसे कोई चीख रहा है, पुकार रहा है मदद के लिए। इन्होंने जाके फौरन जो वहां के मिलिट्री पर्सनल थे उनको बुलाया कि यहां से आवाजें आ रही हैं, यहां कोई है। जब बाकी सारी टीम आई तो वहां पे ना तो कोई आवाज थी, ना कोई इंसान था। हैरत की बात और ये है कि जिस शख्स ने इस फैसिलिटी के अंदर इस ब्लैक बर्ड के बारे में बात की, उसकी विद इन फ्यू डेज डेथ हो जाती है। ऑब्वियसली इंतकाल का रीजन रेडिएशन बनता। ये बात दुनिया के लिए उस वक्त थोड़ी सी प्रोमिनेंट मजीद हुई
जब यही चीज अमेरिकन्स के साथ हुई, क्योंकि 1960s में अमेरिका के एक शहर में कुछ सिमिलर केस सुनाई दिया गया था, जहां तकरीबन 1 साल तक एक शहर में एक और मखलूक दिखाई दी गई थी, जिसके तकरीबन जिसामत, शक्ल, हुलिया इस ब्लैक बर्ड टाइप का था। इस मखलूक को द ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल के नाम से जाना जाता है, जो वक्तन फवक्तन अभी भी लोगों को नजर आती है। गवर्नमेंट कवर-अप्स में ये कहा गया कि ये तो एक लोकल बर्ड है जिसकी थोड़ी सी जिसामत बड़ी है, विंग स्पैन जो है वो तकरीबन 6 फीट का है, और लोग इसको उस चीज से मिला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना ये है कि ये एक कवर अप स्टोरी है। असल हकीकत उन लोगों के साथ दफन हो गई जो उस चेरनोबिल डिजास्टर में काम कर रहे थे। कहा सुना जाता है कि बहुत पहले के दौर में पिच्चल पैरियां एग्जिस्ट करती थी। वो लोगों के बीच में ही छुप के रहती थीं और रात बरात में बच्चों या कमजोर लोगों को गायब कर देती थी, और उनका फिर कभी पता नहीं चलता था। 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो कई सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान के लिए चल पड़े। कई मुश्किलात का सामना भी किया। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों की जानें गंवा दी। बहुत सारे लोग छुपते छुपाते जगह जगह स्टे करके पाकिस्तान पहुंचे। उन्हीं में मेरी नानी की फैमिली भी शामिल थी। मेरी नानी और उनके साथ जो लोगों का काफिला हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए चला, वो एक रात को एक ऐसी जगह पे रुक गया आके, जो इलाका किसी जंगल और पहाड़ियों के बीच में था, जहां पे टेंट्स लग सकते थे। सब ने डिसाइड किया कि यही वो जगह है जहां पे हम रात गुजार सकते हैं। बड़े बड़े टेंट्स निकाले गए, सबके लिए जगहें बनाई गईं, आग लगाई गई ताकि रोशनी हो सके, और कुछ लोगों को पहरेदारी पर बिठाया गया, बाकी लोगों को आराम करने के लिए जगह फराहम की गई। मेरी नानी उस वक्त बहुत छोटी थी, 15-16 बरस की, और उनके बाकी सब बड़े बहन भाई थे, जो कि एक टेंट में मेरी नानी, उनकी बहनें और खाला अम्मी सोए थे, और बराबर वाले टेंट में भाई सो रहे थे, और उनके वालिद बाहर 2 मर्दों के साथ निगरानी कर रहे थे। अब जैसे जैसे रात गहरी और सन्नाटेदार होती गई, वैसे वैसे जंगल में मौजूद जानवरों की आवाजें भी बुलंद होती गईं। करीबन 1-2 बजे के करीब मेरी नानी की बहन की आंख खुली तो वो लेटी ही रही और दोबारा नींद आने का इंतजार करती रही कि अचानक
उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे कदम से चल रहा हो और आगे जाके रुक जाता हो। पहले तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आगे जहां आग जल रही थी वहीं से बातों की आवाज आ रही थी। तो उन्हें लगा कि शायद कुछ लोग जो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं वो होंगे। लेकिन चंद ही मिनट बाद दोबारा चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। इस दफा जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो टेंट के बाहर आग की रोशनी जो टेंट में ही आ रही थी, उसके साए में कोई दो औरतें खड़ी का इशारा कर रही है और उनके बाल खुले हैं, कद लंबे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ये सब देखकर एक झुरझुराहट सी मेरी नानी में दाखिल हुई। ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतनी देर में उन्होंने अपनी वालदा को हाथ मार के उठाया। वालदा उठी तो उनको खामोश रहने का इशारा किया और बाहर की तरफ पॉइंट करके बताया कि वो देखें। जहां वो औरतें खड़ी थी, वो दो औरतें बिल्कुल खामोशी में खड़ी अंदर झांक रही थीं और ये दोनों बाहर देख रही थीं। अंधेरे में नजर तो नहीं आया, लेकिन शायद उनको लगा कि कोई औरतें ही हैं जो सोने की जगह तलाश कर रही हैं। लेकिन उनमें से एक औरत जैसे ही अंदर आई और उसके चेहरे पर जल रही आग की रोशनी पड़ी तो मेरी नानी की अम्मी को समझ आ गया कि ये कोई आम औरतें नहीं, और उन्होंने खड़े होते ही शोर मचा दिया। अब सिवाय वहां से भागने के उनके पास कोई और चारा तो था नहीं। वो दोनों पिच्चल पैरियां वहां से भागी, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सकी क्योंकि मर्दों ने उन्हें घेर लिया था और वो दोनों गैर जनाना आवाज में एक दूसरे को कुछ कह रही थी। वो भी कुछ फारसी जैसी जबान में, और चीखें मार रही थी। इतनी खौफनाक और जोरदार के रात के सन्नाटे में जंगल गूंज रहा था। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। पूरी रात बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बाहर आने से मना कर दिया गया और उस रात कोई नहीं सो पाया। लोगों ने उन्हें जलाने का सोचा तो समझ ही नहीं आ सकी कि ये इंसान है या कोई और, लेकिन उनका हुलिया कुछ अजीब सा था। खुले गंदे बाल, लंबे पैरों तक, खून और गलाजत में लथपथ कपड़े, नाखून का बड़ा होना, जबान का कुछ समझ ना आना। ऐसी चीख मारना कि जैसे किसी को बुला रही हूं अपनी मदद के लिए। ये सब उन्हें शक में डाल रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं। फिर जब सब लोग जमा हो गए तो उनमें से एक माई जो बहुत बूढ़ी थी और हिंदुओं की रीत और रिवाज का पता रखती थी, तो उसने कहा इन्हें जला दो। यकीनन ये अपने जैसों को ही आवाज दे रही हैं और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ये यकीनन अपने शिकार पर आई होंगी, शायद बाकियों को भी बुला रही हैं। फिर सुबह होते होते इससे पहले कोई नुकसान होता, जो लोग हिंदुओं के कब्रिस्तान से वाकिफ थे जहां मुर्दों को जलाया जाता है, वहां ले गए और उन्हें जला दिया। उनकी चीखें पूरी जंगल में गूंज रही थीं, जो कि इंसानी कहीं से भी मालूम नहीं होती थी।
सब लोगों ने वापस आकर वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि नवाजों से जाहिर था कि और भी यहाँ लोग हैं जो आ सकते हैं, या मखलूक है जो कि महफूज जगह मालूम नहीं हो रही थी। सबने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और आगे बढ़ गए। पेशे के एतबार से मैं एक आर्किटेक्ट हूं और अपने इसी जॉब की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ अजीब और गरीब इलाकों में जाके कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। ऐसे कई सारे वाकयात मेरी काम की हिस्ट्री के दौरान हुए हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्हीं में से एक वाकया है एक होटल जो कि मौजूद है नारान की साइड पे। हमें उस होटल को रेनोवेट करने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई, सामान पैक किया और इस्लामाबाद से निकल पड़े नारान के लिए। सफर थोड़ा सा तवील था, लेकिन दिन की ही रोशनी में हम नारान पहुंच गए। बजाय अपने होटल जाके रेस्ट करने के, हमने पहले डिसाइड किया क्यों ना साइट एरिया देखा जाए। जाके जगह जाके चेक की, चारों तरफ पहाड़, हरियाली और उसके बीच में एक पुराने स्टाइल का गेस्ट हाउस बना हुआ जिसको हमने रेनोवेट करना था। वहां के मालिक से मुलाकात हुई, वो बहुत खुश थे हमारी टीम को देख के और हमें फौरन ही काम स्टार्ट करने का मौका मिल गया। सारे पेपर वर्क स्टार्ट हुए, नक्शा बनाना, ड्राइंग्स, ये सब चीजें। उसके बाद थोड़े अरसे के 2 दिन बाद मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। जो मैपिंग थी, जो भी डिजाइन से उनको फाइनलाइज करने के लिए, और फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक से इस पे प्रॉपर काम शुरू कर दिया जाएगा। खैर, सारे पेपर वर्क हो गया और हम दोबारा से इस्लामाबाद से नारान के लिए निकल पड़े। जब पहुंचे तो रात हो चुकी थी। नारान में उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी। रात को अगर आपको बिजली चाहिए तो जनरेटर चलाया करते थे। अपने चौकीदार को बोल के जनरेटर चलवाया, आराम वगैरह किया और फिर वहीं अपने कमरे के अहाते में बैठ गए। सुबह की प्लानिंग करने लग गए। तो इतनी देर में उस एरिया के इर्द गिर्द के लोग भी हमारे पास आ गए। उन्होंने हमसे सवालात किए कि आप लोग क्या करने का इरादा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग ये गेस्ट हाउस है, इसको बनाया जाएगा। तो वो बड़े हैरान हुए। हमें बड़ी अजीब बात लगी कि एक गेस्ट हाउस को रेनोवेट करने में इतनी हैरानगी की क्या बात है। तो फिर उनमें से एक साहब बोले कि इस गेस्ट हाउस को बंद हुए हुए भी 8 साल हो चुके हैं। आप 5वीं टीम है जो रेनोवेट करने आ रही हैं। पता नहीं इस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या है कि कभी भी काम कंप्लीट नहीं होता और रेनोवेट करने वाले लोग भाग जाते हैं। ये बात उन्होंने हमारे सामने की तो हमारे टीम मेंबर्स को लगा कि शायद ये कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। या वो एक होता है ना, जब आप शहर से निकल के गांव देहात में जाते हैं
नारायण तो खैर गांव नहीं है, एक प्रॉपर शहर बन चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि ये जेलस हूं, फलाना हूं इस मालिक से, इस गेस्ट हाउस से। अगर ये गेस्ट हाउस बन गया तो इनका काम खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल लिया और नेक्स्ट डे की तैयारी में जल्दी सो गए। सुबह उठे, सारे मजदूर हमारे तैयार थे जो पहुंच चुके थे साइट पे। काम शुरू हुआ और जो हमने टाइम फ्रेम बनाया हुआ था उस पे चलते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि विद इन 6 months हम इस गेस्ट हाउस को रेनोवेट करके मालिक के हवाले कर देंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये जो आने वाले दिन हैं ये हमें उस हद तक ले जाएंगे कि जहां हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना पड़ जाएगा। शुरुआत हुई तो हल्की फुल्की शरारतों से, मजदूर के औजार इधर से उधर गायब हो जाना, कभी किसी की को बीमारी हो जाना, कभी किसी को चोट लग जाना। ये एक नॉर्मल रूटीन हमारे काम में होता है, तो हमने इस बात को जरा ज्यादा अहमियत नहीं दी। फिर तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि अब रात के टाइम पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन वो तोड़-फोड़ वाली नहीं थी, गार्डन और इस तरह के इलाकों की। मसला उस वक्त होना शुरू हुआ जब रात को पहली दफा वहां के मजदूरों ने काम करना शुरू किया, तो एक एक करके मजदूर भागते हुए बाहर हमारे होटल तक आए और सब मजदूरों ने सिर्फ एक ही बात की कि वहां पे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है। हमें लगा कि शायद ये इर्द गिर्द के पड़ोसी जो हैं ये शरारतें कर रहे हैं, मजदूरों को डरा रहे हैं ताकि रात को काम ना हो सके। हम भी पहुंचे उधर। जब पहुंचे तो बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान। अब हमें अपने मजदूरों पे भी शक होने लगा कि शायद ये कहीं होशियारी ना कर रहे हो कि रात में काम ना करना पड़े, कम से कम काम हो, ज्यादा लंबा दिन हो, ज्यादा दिहाड़ी हो। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम भी साइट पे मौजूद हुआ करेंगे। नेक्स्ट डे असर के बाद काम दोबारा शुरू हुआ। इस दफा हम जब घर के अंदर उस गेस्ट हाउस के अंदर गए तो हमें एक बहुत अजीब सी चीज दिखी। पूरा गेस्ट हाउस हमने ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था, सिर्फ 4 दीवारी रह गई थी, बाकी अंदर की हर चीज टूटी हुई थी। अजीब बात यह लगी कि उससे एक दिन पहले जिस जगह पे तोड़ फोड़ हुई थी, नेक्स्ट डे उस जगह की ऐसे सफाई हुई थी जैसे वहां पे कभी बजरी, रेत, पत्थर इनका कोई नामो निशान ही नहीं था। ये बात सबने दरगुजर कर दी, ये सोच के कि शायद उसने साफ किया। फिर काम में लग गए। अब हर दिन हर मजदूर सिर्फ एक शिकायत करे कि कहते हैं कि जैसे ही हम गार्डन की तरफ काम करना शुरू करते हैं तो हमें वहां पे लोगों की आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ कई सारे लोग हैं। समझ कुछ नहीं आती उनकी कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आवाजें बड़ी क्लियर होती हैं। उसके बाद ये मामला यहीं तक नहीं ठहरा।
जब फर्स्ट फ्लोर की बारी आई रेनोवेशन की, तो वहां पे सिरे से वहां के मजदूरों ने जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि जब पहले दिन हम उधर काम कर रहे थे तो हमें अजीब जानवरों की आवाजें आना शुरू हुई। पहले हमें लगा कि शायद जंगलात हैं तो इधर की आवाज आ रही होगी, कोई होगा जानवर। उसके बाद वो आवाज घर के अंदर से आने लगी। इनको लगा शायद वो जानवर जो है घर के अंदर आ गया। इन्होंने चारों तरफ जाके देखा, चेक किया, कोई चीज मौजूद नहीं थी। अब तक ये बात तय हो चुकी थी कि ये घर और इसमें पेश आने वाले वाकयात कोई नॉर्मल नहीं है, लेकिन काम तो कंप्लीट करना था, बॉस को जवाब देना था, बॉस ने क्लाइंट को जवाब देना था। हमने अपने सर झुकाए और इस आस में कि शायद काम हो जाए, काम करते गए। हद उस दिन हुई जब एक रात तमाम मजदूर दोबारा अपने साजो सामान छोड़ के उस गेस्ट हाउस के बाहर जाके खड़े हो गए। उनमें से बहुत सारे गेस्ट हाउस में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनके हाथों पे निशान थे, खराशें थीं, कुछ के जिस्म पे निशानात थे। जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि जब हम उधर काम कर रहे थे तो एक औरत हमें नजर आना शुरू हुई। सबसे पहले वो औरत छत पे दिखी, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद जो मजदूर उस घर में, उस गेस्ट हाउस में सो रहे थे, वो कहते हैं कि हमें रात को ऐसा लगता कि हमारी चादर, हमारा बिस्तर हमें खुद कोई खींच रहा है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कंपनी की तरफ से कि इस जगह को किसी मौलवी साहब को दिखाया जाए, क्योंकि इतनी आसानी से कंपनी क्लाइंट जाने नहीं देती। जब मौलवी साहब को दिखाया गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस घर को छूने की भी जरूरत नहीं है। इस घर में जो भी मखलूक है वो इतनी ताकतवर है या उसका होल्ड इतना है कि बगैर किसी की जान गए ये मुमकिन ही नहीं कि उनको इस जगह से निकाला जा सके। वो गेस्ट हाउस अभी भी मौजूद है, कई सालों से बंद पड़ा है। वहां के इर्द गिर्द के रहने वालों को कभी कभी उस गेस्ट हाउस में से एक औरत निकलती हुई नजर आती है। कुछ नेबर्स ने कोशिश की अंदर जाने की। जब अंदर गए और उस जगह को खाली पाया तो उनको बात समझ में आ ही गई कि ये जगह वो नहीं जहां पे इंसान आके बच सके। ये पहाड़ी इलाके, ये जंगलात, ये पहाड़ दिन में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात में इनकी हकीकत कुछ और है। शायद
उस मखलूक की हकीकत भी रात को ही पता चलती है। ऐसे ही एक रात थी। तूफानी बारिश हो चुकी थी। अब शहर भर में अंधेरा था, खामोशी थी। हमें इस इलाके में मूव हुए अभी कुछ अरसा ही हुआ था। ये इलाका कराची के पॉश तरीन इलाकों में से एक है और शायद बुलंद तरीन इलाकों में से भी एक है। केडी ऑफिसर सोसाइटी, जो कि ऑलमोस्ट एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी सोसाइटी बनी हुई है, उधर हम अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए। उस इलाके की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि हर घर के बाहर एक छोटा सा पार्क है। यानी कि आप समझें कि पार्क है और चारों तरफ घर बने हुए हैं, और इस तरह के कई सारे और पार्क्स भी उस इलाके में मौजूद हैं। खैर, ये उस रात की बात है जब हमारे घर में एक दावत थी। मेहमान आए, खाना खाया, बातें हुई, गप्पे लगीं और ये सिलसिला तकरीबन रात 1:30-2 बजे तक इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी वालदा इन सारे मेहमानों को खुदाफिज कहने गेट तक पहुंची। जैसे ही सारे मेहमान अपने अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने पलटते हुए ये देखा कि सामने पार्क में 2 बच्चे खेल रहे हैं। अमूमन बड़े इस उम्र में और इस वक्त में बाहर बैठा करते हैं, लेकिन बहुत ही यंग बच्चों को देख के उनको कुछ हैरानी हुई। उन्होंने नेबर होने का एक फरीजा अंजाम दिया और उन्होंने उनको बुलाया, बच्चों को आवाज दी कि इधर आओ। तो दोनों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये थोड़ा आगे बढ़ के पहुंची। इन्होंने जाके उनसे पूछा कि भाई इतनी रात को इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, वो वापस लौट गई अपने घर। अभी अपने कमरे तक पहुंची थी कि उनको बच्चों के खेलने की आवाजें आना शुरू हो गई। इन्होंने अपने ही हस्बैंड को, अपने बच्चों को ये बताया वाकया कि रात के 2 बज रहे हैं और देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, कौन ये वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को रात भर छोड़ देते हैं खेलने के लिए। अब ये रूटीन हो गया। हर रात को 1-2 बजे के बाद इस फैमिली को बच्चों के बाहर खेलने की आवाज आना शुरू हो जाती है। ये जाके देखते तो कभी या तो 1 बच्चा होता या 2 बच्चे होते, लेकिन वही बच्चे होते जो रोज दिखते थे। एक कहती हैं कि 6 साल की बच्ची होगी और एक 3 साल का बच्चा होगा। अब ये बात इनको अजीब ये लगने लगी कि इन्होंने उस इलाके के सिक्योरिटी को भी बोला
कि भाई ये रात को बच्चे खेलते हैं, हम तंग होते हैं, तो इनको खुदा के वास्ते इनके वालिदैन का पता करें, इनको अपने घर भेजा करें, रात को 2 बज रहे। तो चौकीदारों ने कहा, गार्ड्स ने कहा ठीक है हम देखेंगे। वो आके जब भी पार्क में देखें तो उनको पार्क में उस वक्त बच्चे नजर ना आए। दूसरे दिन ये फिर शिकायत करें कि आपने हमारी बात नहीं मानी और ये और वो। एक दिन उन साहिबा की बेटी अपने किसी दोस्त के साथ, सहेली के साथ लेट नाइट बाहर वापस आ रही। जैसे ही गेट पे गाड़ी रुकती है, पार्क की तरफ देखते हैं तो वही 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये उनके पास जाती है, उनसे बैठ के बात करने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। वो बताती हैं कि जब मैं उनसे बात कर रही थी बच्चों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको नागवार गुजर रही है ये बात। उनके चेहरे पे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। ये बात इसको अजीब सी लगी। इसने उनसे पूछा भी कि भाई किसके बच्चे हो, कौन से घर में रहते हो। कोई जवाब नहीं दिया। ये वापस अपने घर आई। थोड़ी देर के बाद जब सब अपने अपने बिस्तरों पे लेट गए सोने के लिए, तो ऐसा फील होना शुरू हुआ कि वो आवाज उन बच्चों की आवाज जो 1 हफ्ते से पार्क से आ रही थी, अब इनके गिराज से आ रही है। फिर हल्के हल्के करके वो आवाज इनके घर के अंदर से आने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि घर के हर फर्द के साथ एक ही टाइम पे सबके कमरों के दरवाजे नॉक होना शुरू हुए। जब दरवाजा खोलते तो किसी के भागने की आवाज आती, जब दरवाजा बंद करते तो हंसने की आवाज आती। जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कम्युनिटी को बोला गया, जो मालिक मकान थे या वहां के जो भी करता धरता लोग थे उनसे बात की गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब देखते हैं कि कौन सी बच्चे हैं। मालिक मकान आके देख गए, कम्युनिटी के जो भी हेड थे वो आके देख गए। उनको कोई बच्चा ना, बच्चे के कोई दूर दूर तक आसार नजर आए। कई महीने गुजर गए, ये मामला थम गया। थोड़े ही अरसे पहले वो साहिबा बताती हैं कि एक रात हम लोग अपने टेरेस पे बैठे हुए थे, फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। झांक के देखा तो वो ही 2 बच्चे थे, और इस दफा उनके साथ 2 और बुजुर्ग लोग थे। घबराहट की बात उस वक्त शुरू हुई जब ये अपनी गैलरी से उन बच्चों को देख रहे थे, तो वो ही 2 बुजुर्ग इस फैमिली को पार्क से इनको देख रहे थे, और इनकी आंखों के सामने वो बच्चे भी गायब हो गए और वो 2 बुजुर्ग भी गायब हो गए। तब जाके इनको रियलाइज हुआ कि ये कोई और ही मखलूक थी।
ये 2009 की बात है। मैंने इस्लामाबाद में मौजूद एक स्कूल में टीचर की हैसियत से उसको ज्वाइन किया और 9th और 10th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे वहां के स्टूडेंट्स और स्कूल के इंतजामिया के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। साल के इख्तिताम में स्कूल ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब अप नॉर्थ की तरफ जाएं। ये 3 दिन का प्लान डिसाइड किया स्कूल ने। बच्चों को नोटिफिकेशंस दिए गए वालिदैन को बताने के लिए और वालिदैन की तरफ से हामी भर ली गई। फिर वो दिन आया जब स्कूल के साथ मिलके तकरीबन 150 बच्चे और कुछ असातिज़ा मिलके अप नॉर्थ यानी सबात की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 4 या 5 बसेस भर के ये बच्चे और असातिज़ा पहुंचे। अपने सफर का आगाज किया इस्लामाबाद से टूवर्ड सबात। वैसे रास्ता जो है वो 6-7 घंटे का है, लेकिन चूंकि रुकते रुकाते और बसेस एक साथ पहुंचनी थी, जानी थी, तो रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया। पहुंचते पहुंचते सवात हमें ऑलमोस्ट मगरिब हो गई। जब पहुंचे तो गेस्ट हाउस पे पहुंच के सबसे पहला काम टीचर्स के जिम्मेदारी में यह लगाया गया था कि बच्चों की काउंटिंग करें। बच्चों की काउंटिंग करने के बाद और उनको रूम्स अलॉट करने के बाद हम सब ने यह डिसाइड किया कि थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद उसी गेस्ट हाउस के बीच में बॉन्ड फायर करके थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे। ये सब खाने के बाद हमने डिसाइड किया करने को और वैसे ही हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद 9-9:15 बजे के करीब खाना लगा, खाना खाया और उसके बाद बॉन्ड फायर का इंतजाम किया गया, जिसमें कुछ बच्चे गाने गा रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, कुछ अपनी बातें कर रहे थे। और इसी दौरान जो हमेशा होता है, बातें जिन्नात की निकल आईं और सब बच्चे, टीचर्स, कोई मजाक उड़ा रहा, कोई बता रहा कि हमारे साथ क्या हुआ, कोई कभी किसी दादी का वाकया बता रहा, कोई टीचर अपना वाकया बता रहा, कोई कह रहा कि हमारे स्कूल में इस तरह के वाकयात होते हैं, कोई कह रहा कि मेरे घर में इस तरह के वाकयात होते हैं और सब अपने अपने वाकयात शेयर करने लगे। वहां पे मौजूद उस गेस्ट हाउस के चौकीदार ये सारी बातें सुन रहा था। जब बच्चे और सब तकरीबन जब 12 बज गए रात के, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अब सब अपने अपने कमरों में जाएं, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन हमारे असल इम्तिहान के दिन थे। क्योंकि हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट सुबह मालम जब्बा जो जगह है उधर ऊपर तक पहुंचने के लिए एक जंगल का रास्ता है। एक तो वो रास्ता है जो गाड़ियों के जरिए जाया जाता है, एक वो रास्ता है जो आप पैदल के जरिए जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स के साथ मिलके जिस हद तक हो सका हम उस जंगल के थ्रू जाएंगे और वापस शाम तक उतर के नीचे आएंगे और फिर दरिया सवात के कोने पे कैंपिंग करके वहां रात गुजारेंगे और नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे वापसी इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। अभी ये सारी बातें डिसाइड हो गई। सारे बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए, सारे टीचर्स अपनी अपनी जगहों पे चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त जो हमारा साथ का ही टीचर था, हम लोग बैठे हुए जरा सिगरेट पी रहे थे। तो वहां का चौकीदार आया और उसने कहा कि साहब अब आप बताइए कि कल का क्या आप लोग का इंतजाम है, नाश्ता पानी का क्या करना है, खाने का क्या करना है, रात के खाने का क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बस सुबह के नाश्ते का कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो सारे बच्चे पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे। ये सुनना था और उस चौकीदार ने बोला कि सर आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारी अक्सर बातें लोग मजाक में उड़ा देते हैं। जितना हो सके दिन दिन में आप वो पहाड़ी इलाका
जितना घूमना है घूम के वापस नीचे उतर आइएगा और कोशिश करिएगा कि ये दरिया जो साथ में बह रहा है, सवात का दरिया मशहूर है, उधर अगर आप लोग रात को रुकने का कर रहे हैं तो साथ में रुकिएगा, एक दूसरे के करीब करीब। अच्छा, ये बातें उसने जब हमसे की तो हमें लगा कि ये वही कि पहाड़ी इलाका है, लोगों का एक्सपोजर कम है, हम शहर से आए हैं, ये फलाना ढिमकाना जो यूजुअली होता है। खैर, नेक्स्ट डे सुबह उठे, नाश्ता किया, तकरीबन 5 या 6 टीम्स बनाई गई, क्योंकि 100-150 बच्चे थे, तो 20-20 या 30-30 के ग्रुप में एक ग्रुप बनाया गया और वो 2 टीचर्स के हवाले किया गया। इस तरह 5 ग्रुप्स डिवाइड हुए और 5 ग्रुप्स जो हैं वो मालम जब्बा के जंगलात में से होते हुए, ऊपर गुजरते हुए, एक्सप्लोर करते हुए मालम जब्बा तक पहुंचे, फिर नीचे उतरे और तकरीबन मगरिब के वक्त दरिया सवात पे उन्होंने अपना कैंपिंग का बेस बना लिया। अच्छा, जब कैंपिंग का बेस बनाया गया तो डिसाइड ये हुआ कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से थोड़े से फासले पे रहेगा, ताकि एक नेचर का मजा लिया जा सके, दुनियावी बातों से कट ऑफ हो, नेचर के करीब रहें। तो वैसे ही एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप दूर 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 दरिया के दूसरे कोने पे, किसी कोने पे, किसी कोने पे, इस तरह अपने अपने उन्होंने कैंप्स लगा लिए। ये साहब कहते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त ने, हमारे साथ 30 बच्चे थे, हमने एक पूरा अपना एरिया कैंप का बनाया, उधर हमने सेट किया, सबने अपने कैंप्स बनाए, सारे टीचर्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, और फिर हमने एक बॉन फायर की जगह रखी। अब रात हो चुकी थी, रात का खाना सर्व हो रहा था, सबने खाना खाया, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसा लगा, पहाड़ पे गए, उतरे, जंगलात में घूमे फिरे, कौन सा जानवर नजर आया। और ये सारी बातें होते होते एक एक करके सारे बच्चे, क्योंकि थक चुके थे, अपने अपने कैंप्स में, अपने अपने टेंट्स में उन्होंने जाना शुरू किया। और तकरीबन रात के 12-12:15 बजे सारे बच्चे अपने टेंट्स में चले गए। ये साहब और इनके दोस्त, इन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर, क्योंकि एक अनजान इलाके में हैं, अनजान जगह पे हैं, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम बाहर बैठ के सिक्योर कर लें और फिर अपने टेंट में जाएं सोने के लिए। कहते हैं हमने अपनी मामूल की बातें शुरू कर दी। इतनी देर में हमें एक दरिया के दूसरे कोने की तरफ से एक लाइट नजर आई जो कि हमारी तरफ बढ़ रही थी। बड़ी अजीब सी बात लगी कि बीच दरिया में सिर्फ एक लाइट है जो मूव कर रही है। अभी ये हम नोट कर ही रहे थे कि वो लाइट हमारे करीब आई, और जब हमारे विजिबल हुई तो वो लाइट असल में एक कश्ती पे लालटेन लटकी हुई थी। अभी हमने ये सब नोट ही किया था कि वो कश्ती हमारे करीब आई, तो उसके अंदर हमने एक औरत को बैठे हुए देखा। औरत बड़ी अनयूजुअल सी लग रही थी, उसके कपड़े देख के लग रहा था कि उसने चोगानुमा टाइप की कोई चीज पहनी हुई है, लंबे लंबे कपड़े थे। औरत को देख के लग रहा था कि उसकी उम्र 65-70 साल के बीच में है। स्किन की झुर्रियां बता रही थीं कि जैसे बहुत गला सड़ा सा लेदर होता है, वैसा उसका हाल हुआ था। आंखों में, वो कहते हैं कि वो औरत मुझे डेड स्ट्रेट मेरी आंखों में देख रही थी, और मुझे उन आंखों में कोई लाइफ नजर नहीं आ रही थी। और उसके ग्रे कलर के बाल थे जो कि पानी तक, इतने लंबे थे कि पानी तक टच हो रहे थे। अभी वो कहते हैं कि मैं ये सब नोट ही कर रहा था कि उस औरत ने हमसे बात की।
उस रात के अंधेरे में जहां पे दरिया की आवाज हमें आ रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी, उस सारे सिनेरियो में एक बूढ़ी औरत जो कि एक अनयूजुअल कंडीशन में पानी के बीचों बीच एक कश्ती में बैठ के हमारी तरफ आई और हमसे पूछती है, क्या सारे बच्चे सो गए हैं? ये सवाल सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। बात को खत्म करने के लिए मैंने फौरन ही उस औरत को बोला कि हाँ जी, सारे बच्चे अपने टेंट में जा चुके हैं, सो चुके हैं, और शायद आपको भी बेहतर यही होगा कि आप भी चली जाएं यहां से, क्योंकि हमें स्कूल की तरफ से ऑर्डर्स थे कि जब भी कैंपिंग के लिए जाया जाए तो अपने सिक्योर्ड एरिया को सिक्योर्ड किया जाए, क्योंकि आप एक अननोन जगह पे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि दूसरा अनजान शख्स कौन है, कैसा है। जब मैंने उस औरत को ये बोला जाने को, तो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस औरत ने जवाब दिया कि उम्मीद भी यही थी। ये कहकर वो औरत अपनी कश्ती में बैठ के दोबारा उस दरिया के बीचों बीच अंधेरे में चलती चली गई और गायब हो गई। अभी ये सारी सिनेरियो बड़ा अनयूजुअल मुझे और मेरे दोस्त को लग रहा था, और हमने ये डिसाइड किया कि अपने अपने जो हमने सिक्योरिटी के लिए चाकू कुछ चीजें रखी हुई थी, क्योंकि ऐसे जंगल वाले इलाके में गए हुए थे हम, तो वो हम निकाल ही रहे थे कि मेरे फोन पे एक मैसेज आया। मैसेज दूसरे ग्रुप की टीचर का था, जिसमें वो कहती हैं कि तुम ऐसे मजाक मत करो, हमारे बच्चे डर रहे हैं। ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने फौरन उस टीचर को कॉल मिलाई और उससे बात की, तो पता ही ये चला कि जिस टाइम हमारे साथ ये वाकया हो रहा था उसी टाइम उस ग्रुप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा जिसको बीच रात में वॉशरूम आया, तो वो अपने टेंट से निकल के टूवर्ड्स ए वॉशरूम एरिया जा रहा था कि उसने एक औरत को अपने उन बॉनफायर एरिया के बीचों बीच खड़े हुए देखा, जिसके ग्रे कलर के बाल थे और इतने लंबे थे कि जमीन से टच हो रहे थे, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो जो टेंट थे उधर तक टच हो रहे थे। ये देखना था, उस बच्चे ने चीख मारी, सारे लोग उठे, बाहर निकले। उस वक्त तक वो औरत भी गायब हो चुकी थी। इनको ये लगा कि शायद दूसरे ग्रुप के लोग मजाक कर रहे हैं। अभी यही सब हो रहा था कि तीसरे ग्रुप की तरफ से भी कुछ इसी तरह की शिकायतें मौसूल हुई। वहां पे एक औरत के हंसने की आवाज बाकायदा उन 30 के 30 स्टूडेंट्स साथ में उन टीचर्स को भी आई, जो कहते हैं कि हमारे कैंप्स के बीच में हंसने की औरत की आवाज आ रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह सिलसिला पूरी रात इसी तरह चलता रहा, और सुबह होते ही उन सब ने वापस उस गेस्ट हाउस की तरफ रुख किया, क्योंकि वहां से बसों में बैठ के वापस इस्लामाबाद जाना था। जब ये लोग गेस्ट हाउस वापस आए तो इस बंदे ने उस चौकीदार से पूछा कि क्या इस तरह कभी हुआ है इस सबात में? तो कहता है, सब मैंने किसी वजह से आप लोगों को मोहतात रहने को बोला था। ये पहाड़ी इलाका है, यहां वो सब होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो अक्सर औकात लोगों को नजर आई है। शुक्र करें कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
सोचिए कि रात ज्यादा हो गई है, अंधेरा चारों तरफ फैल चुका है, खामोशी गूंज रही है। और इसी सिनेरियो में आप अपने घर में मौजूद हों, इस बात से लाइल्म कि घर की दीवार की दूसरी तरफ एक ऐसी शय, एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसिडेंट आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सोचिए क्या करेंगे आप? ऐसा ही कुछ एक हमारे लिसनर के साथ एबटाबाद में पेश आया। कहती हैं, जुम्मे की रात थी, हमारे घर हमारे नाना आए हुए थे। तकरीबन रात के 2:30 बजे तक हमने खूब सारी बातें की। फिर नाना जान सो गए। मैंने उनको ब्लैंकेट उड़ाया और खुद उसी कमरे के दूसरे बिस्तर पर लेट गई। जिस कमरे में मैं और मेरे नाना लेटे हुए थे, उस कमरे में बिस्तर के सीधे हाथ पे दीवार पे कई सारी खिड़कियां थीं जो कि बैल्कनी की तरफ खुलती थीं। फिर गैराज प्लस गार्डन है जो रूम के अंदर से साफ नजर आता है। मैं सुकून से लेट गई। मैं नहीं जानती थी कि आज का इतना हसीन दिन इतनी खौफनाक रात में बदल जाएगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3 बज चुके थे। मोबाइल यूज करने का सोचा तो देखा बैटरी लो है, तो सोचा कि क्यों ना मोबाइल यूज कर लिया जाए, और जैसे ही बैटरी खत्म होगी फिर सो जाऊंगी। नाना तो सो चुके थे। अभी मोबाइल यूज करना ही शुरू किया था कि मुझे भेड़ियों की आवाज आना शुरू हो गई, जो अक्सर हमारे इलाके में आती है, लेकिन काफी दूर दराज से आती थी। लेकिन इस बार थोड़े करीब से आ रही थी और अचानक उन्हीं आवाजों के साथ जोर जोर से किसी औरत के बोलने की आवाज आने लगी। और वो इतना चीख चीख कर बोल रही थी जैसे लड़ रही हो। मैंने इग्नोर किया कि शायद किसी के घर में लड़ाई हो रही होगी। आवाज भी दूर से आ रही थी, तो मैंने फिर मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आवाज मुझे इतने करीब से आने लगी जैसे हमारे गैराज के बाहर कोई औरत चीख रही हो। मैं उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया। तो मैं उठकर बैल्कनी की गेट तक गई कि शायद कोई गलत कर रहा है उसके साथ। एटलीस्ट गेट खोल के देखूं क्या हो रहा है। अगर मदद कर सकी तो करूंगी। लेकिन ये सारी चीजें सोचने के बाद मेरी नजर दीवार पे लगी घड़ी पर पड़ी, तो देखा रात के 3:30 हो रहे हैं। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान है तो बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को भी वो नजर आ रही होगी
या ये आवाज सुनाई दे रही होगी वो हैंडल कर लेगा। ये सब सोचने के बाद मैं वापस आकर लेट गई और वो आवाजें भी अब रुक गईं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे गैराज में से उसी औरत के अजीब तरीके से हंसने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरी हालत खराब हो गई, वो आवाजें भी रुक। मैं फौरन मोबाइल साइड पर रखा, भाग के नाना जान के पास गई, बट ये सोचकर उनको उठाते उठाते रह गई कि अभी तो सोए हैं, नींद खराब हो जाएगी। और वालदा और वालिद को उठाने के लिए नहीं गई कि नाना जान को इस रूम में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूं। फिर मैंने हिम्मत की, वापस बेड पर लेटी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो भी मखलूक मुझे तंग कर रही है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आज रात मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं लेटी हुई थी कि गैराज में कील ठोकने की आवाज आने लगी। कोई बहुत बड़ी बड़ी कीलें ठोक रहा था। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर मैं खामोश थी। खुद को दिलासे दे रही थी और आयतुल कुर्सी का विर्द करे जा रही थी दिल दिल में। फिर तो वो जो चीज थी इस कदर करीब आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बैल्कनी की छोटी सी दीवार से लगकर वो औरत टहल रही है। 6-7 कदम आगे चलती, फिर मुड़कर पीछे चलती। उसके कदमों की आवाज उसकी पायल की वजह से मुझे साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस उसको मेरे बाहर आने का इंतजार हो जैसे। मेरी नजर बैल्कनी में ही थी, बस डर था कि वो झांक कर ना देख ले, शायद मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तो मैंने जैसे ही जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसी भेड़िए की आवाजें आना शुरू हो गईं। साथ में उसी औरत की भी, जैसे आपस में कुछ बोल रही हो। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस आवाज जो मेरे कान में साफ साफ आ रही थी, एक अल्फाज भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब लैंग्वेज थी। मैं मुस्तकिल आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और सुबह उठते ही मैंने अपने वालिदैन को यह सारा वाकया बताया। उन्हें पूरा यकीन था क्योंकि बाबा ने बताया कि अक्सर उन्हें भी बाहर किसी औरत की एग्जिस्टेंस फील होती है, जैसे किसी के चलने की आवाज आती है या कभी कभी तो दिखाई भी देती है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि बताया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं, फौरन उठाया करो। खैर, हमारे एरिया में दूसरे मखलूक की तादाद बहुत ज्यादा है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके एक भी मेंबर के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हों। 11 बजे के बाद निकलना भी सख्ती से मना कर दिया गया है। ये सोच के खौफ आता है कि अगर मैं उस दिन बाहर चली जाती तो क्या होता मेरे साथ। इस वाकये का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब ये वाकया मेरे बाबा ने किसी से शेयर किया तो उन्होंने मेरे वालिद को बताया कि वहां पुराना दरख्त था, किसी ने कटवा दिया है। हमें नहीं मालूम कि उस शख्स को ये कैसे पता चला कि वहां पे दरख्त था कि नहीं था, क्योंकि हकीकत में थोड़े ही दिन पहले हमारे पड़ोसियों ने अपने घर से एक दरख्त कटवाया था। इसलिए शायद उस दरख्त के कटवाने की वजह से ही वो मखलूक हमारे सामने आ गई। चलें जनाब, शो की लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रायान खान फ्रॉम कराची। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। मेरी पोस्टिंग लास्ट 1 साल और 5 महीने से नॉर्थ वजीरिस्तान में है, जहां ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू है। यह वाकया फरवरी 2020 का है, जब हमारी यूनिट का ऑपरेशन चल रहा था। मेरी कमांड में 9 बंदे थे
और इस 3 दिन के ऑपरेशन में हमारा सेकंड डे था। रात 11:40 पर ऑर्डर मिला कि हमें एक पहाड़ पर जाना है और मैं अपनी सेक्शन के साथ उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। मैंने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि इस पूरे पहाड़ को सिक्योर कर लो। हम अपनी अपनी पोजीशंस पर थे और टाइम के साथ साथ मैं अपनी सेक्शन से ओके रिपोर्ट ले रहा था। हर पोजीशन पर 2 से 3 सिपाही थे। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। एक सोल्जर ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मुझे कॉल की कि सर यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं हम पर। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हिल टॉप पर बैठे कौन पत्थर मार सकता है। रात का टाइम था तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि किस डायरेक्शन से पत्थर आ रहे हैं। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने सर्चिंग फायर का ऑर्डर दिया। फायर करते ही पत्थर गिरना बंद हो गए, मगर कुछ देर बाद ऐसा फिर से होने लगा। हमने हेलमेट्स पहन लिए कि सर पर पत्थर ना गिरे। मैं उस जगह खुद गया चलकर, मगर ये सब हम सब के लिए हैरानी की बात थी। फिर से सर्चिंग फायर का ऑर्डर मिला, मगर इस बार फायर के बाद भी पत्थर गिरना बंद नहीं हुए। मैंने सारा एरिया नाइट विजन से क्लियर करवाया, मगर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नजर आए। कुछ देर बाद ही अजीब सी आवाजें आने लगी कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, हल्की चीखें निकल रही हैं। मैंने अपने उन सोल्जर्स को वहां से हटा दिया और दूसरी जगह पोजीशंस लगवा दी और ये सब फिर बंद हो गया। और सुबह की पहली किरण होते ही उस पार से हमने मूव किया। मैं आज भी उस वाक़े को सोचता हूं तो अजीब सा लगता है। क्या था वहां पे? कौन सी मखलूक थी? और अगर हम और ठहर जाते तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या होता। ये सिपाही चाहे किसी भी मुल्क के हों या फॉर दैट मैटर कोई भी और इदारे के हों जिनका काम फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसी जगहों पे जाना हो जहां पे नॉर्मली लोग नहीं जाते और वहां पे आपको वक्त गुजारना हो, उनके पास ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि अगर इंसान सुने तो हक्का बक्का रह जाए। जैसे आज एक यूएस आर्मी के ऑफिसर और एक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर दोनों ने अपनी हमें वाकयात भेजे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सोचिए, कई सारे लोग अभी अकेले बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे अपने घर में या किसी दफ्तर में या किसी भी जगह पे। उनको लग रहा होगा कि वो अकेले हैं, मगर एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं। शायद उस बेड के नीचे या उस पर्दे के पीछे या फिर उस डेस्क के पीछे या आपके दरवाजे के बाहर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसको आप तो देख नहीं सकते, मगर वो आपको देख सकती है और शायद अपने होने का एहसास भी दिलाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।